अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में आपका इस्तकबाल है। मैं शेर जावेद अहमद नीट इम्तिहान की तैयारी में आप लोगों की रहनुमाई करूँगा। इस लेक्चर में हम इंसानी तौलीदी निज़ाम के गैमेटोजेनेसिस के अमल को समझने की कोशिश करेंगे। गैमेटोजेनेसिस ये गैमेट्स बनाने का अमल है। जब हमने नर तौलीदी निज़ाम और मादा तौलीदी निज़ाम पढ़ा था, उस वक्त हमने पढ़ा था कि जो नर तौलीदी निज़ाम है उसमें होते हैं अंसीय और जो मादा तौलीदी निज़ाम है उसमें होते हैं पैज़ादान। मादा तौलीदी निज़ाम और नर तौलीदी निज़ाम में ये जो ऑर्गन जो हिस्से हैं इनमें होता है गैमेटोजेनेसिस का अमल। लेकिन गैमेटोजेनेसिस के इस अमल को नर में कुछ अलग नाम दिया गया है, मादा में कुछ अलग नाम दिया गया है। वो क्या है हम वो देखेंगे। जो नर तौलीदी निज़ाम है, इस नर तौलीदी निज़ाम के अंदर गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस की वजह से स्पर्म बनते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस में बनते हैं स्पर्म सेल। इसी तरह से मादा तौलीदी निज़ाम में बैज़ादान होता है और बैज़ादान के अंदर बनते हैं एग सेल। मादा तौलीदी निज़ाम में बैज़ादान में बनते हैं एग सेल और इस अमल को कहा जाता है oogenesis। तो oogenesis वो अमल है जिसमें क्या बनते हैं? जिसमें बनते हैं ओवम, जिसमें बनते हैं एग सेल, जिसमें बनते हैं अंडे। तो ये दो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस के अंदर। नर में इसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और मादा में इसको कहा जाता है oogenesis। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में देखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम पूरे प्रोसेस को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो नर है, नर में जो तौलीदी निज़ाम है, नर के तौलीदी निज़ाम में होते हैं अंसीय। और इससे पहले भी लेक्चर में मैंने आपको, जब हमने नर तौलीदी निज़ाम पढ़ा था, उस वक्त मैंने ये समझाया था कि जो अंसीय है, तो अंसीय के जो बाहर की दीवार होती है, उसके बाद उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पैचीदा स्ट्रक्चर होता है। उस पेचीदा स्ट्रक्चर को, उस कंपाउंड, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि वहां पर होता है जर्म सेल और सर्टोली सेल। तो उसी नर्म जेल सेल से हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अंसीय जो होते हैं, अंसियों में होते हैं नर जर्म सेल। अंसियों में क्या होते हैं? नर जर्म सेल। और ये जो नर जर्म सेल है, इनको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया। और इन नर जर्म सेल के अंदर होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इस नर जर्म सेल के अंदर क्या सा प्रोसेस होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस नर के अंदर कब होता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नर के अंदर होता है जब उसके अंदर बुलूगत शुरू होती है। जब वो 15 से 16 साल की उम्र से ज्यादा होने लगता है, तब उसके बॉडी के अंदर, उसके जिस्म के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के बनने का अमल शुरू होता है। और अंसियों में ये जो अमल शुरू होता है, ये कहाँ से होता है? ये होता है स्पर्मेटोगोनिया। कहाँ से होता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल से। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये प्लूरल फॉर्म है। स्पर्मेटोगोनिया कौन सा फॉर्म है? प्लूरल यानी जमा। लेकिन अगर इसके वाहिद की बात करें, यानी इसका सिंगुलर फॉर्म की बात करें, तो इसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम। उसको क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनियम। फिर इसी तरह से ये जो स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम है, ये कहाँ पर होते हैं? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इनके साथ क्या होता है? इनके साथ होता है माइटोटिक डिवीजन। इनके साथ क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक तकसीम। आपने सेल डिवीजन या सेल साइकिल में ये पढ़ा होगा कि माइटोटिक डिवीजन मतलब इक्विटोरियल डिवीजन, बराबर का डिवीजन। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, इस तरह से जब होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक तकसीम। ये जो माइटोटिक तकसीम होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बनते हैं डिप्लॉइड सेल। इसकी वजह से कौन से सेल बनते हैं? डिप्लॉइड सेल। हमको मालूम है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल है, उन सब की कंडीशन कैसी होती है? डिप्लॉइड।
इसलिए नर के अंदर जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है उस वक्त भी स्पर्मेटोगोनिया की जो कंडीशन होती है या स्पर्मेटोगोनियम की कंडीशन होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। कैसी होती है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? डिप्लॉइड का मतलब होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। एग्जाम में ये फेवरेट क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोगोनिया नर जर्म सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? तो उसके नंबर कितने होते हैं? 46। या दूसरा क्वेश्चन होता है कि स्पर्मेटोगोनिया नर जर्म सेल के अंदर कितनी पेयर होती है? तो कितनी पेयर होती है? 23 पेयर्स। कितनी होती है? 23 पेयर्स। फिर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया है, उन स्पर्मेटोगोनिया का सिलेक्शन होता है। कुछ स्पर्मेटोगोनिया है, उनका सिलेक्शन होता है एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उनका सिलेक्शन कौन सा होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में वक्फे से अमल होता है जिसको कहते हैं मियोसिस। कौन सा अमल कहते हैं? मियोसिस। और अगर आपको याद होगा तो सेल साइकिल में आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि मियोसिस ये रिडक्शनल डिवीजन है, तख्फीफ का अमल है। 2 थे तो 2 से 1 हो जाएगा। तो डिप्लॉइड थे तो डिप्लॉइड से क्या बनेगा? हैप्लॉइड सेल। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो नर जर्म सेल है वो किस तरह के सेल है? वो डिप्लॉइड सेल है। उनमें से कुछ का सिलेक्शन हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कौन सा अमल हुआ? मियोसिस। और मियोसिस होने की वजह से यहाँ पर डिप्लॉइड से कंडीशन क्या आ जाएंगी? हैप्लॉइड कंडीशन। तो क्या होता है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें मियोटिक तकसीम होती है, और मियोटिक तकसीम होने की वजह से 2 मसावी हैप्लॉइड सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 मसावी हैप्लॉइड सेल। 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मतलब वो सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 23 नंबर। 23 पैर नहीं बोला है मैंने, 23 जोड़ी नहीं बोली है मैंने बोला है 23 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए डिप्लॉइड सेल के अंदर 23 पैर्स होती है, 23 जोड़ी होती है, लेकिन हैप्लॉइड सेल में सिर्फ कितने नंबर होते हैं? 23 नंबर। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ये जो स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, उनका कन्वर्जन होता है, वो चेंज होते हैं किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें चेंज होते हैं वो? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी कितने नंबर रहेंगे क्रोमोसोम के? 23 नंबर। कितने रहेंगे? 23 नंबर। एग्जाम में बार बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए कि हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और हैप्लॉइड सेल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी कंडीशन कैसी होंगी? हैप्लॉइड, यानी 23 क्रोमोसोम। ये जो सेकेंडरी हैप्लॉइड सेल है फिर ये क्या करता है? ये बाद में 4 मसावी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनाते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना था, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे चल के 4 मसावी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनेंगे। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? तो यहाँ पर कितने स्पर्मेटिड बनेंगे? 4 मसावी हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे यहाँ पर? स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड क्या होते हैं? ये स्पर्मेटिड, इनको स्पर्मेटिड क्यों बोला जाता है, मैं ये आगे आपको समझाऊंगा। नाउ बच्चों, जो पहला डिवीजन हुआ, पहला मियोटिक डिवीजन हुआ, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर जब दूसरा डिवीजन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब दूसरा मियोटिक डिवीजन होगा, तो उसकी वजह से क्या बनेंगे? उसकी वजह से बनेंगे 4 स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड। इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखिए स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम की तादाद क्या होगी? तो अगर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम के नंबर 23 है, और उसी से अगर स्पर्मेटिड बनता है, इसका मतलब स्पर्मेटिड में भी कितने क्रोमोसोम के नंबर होंगे? 23 नंबर। कितने होंगे? 23 नंबर। आगे चल के इसी स्पर्मेटिड के अंदर एक अमल होता है जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं उस अमल को? स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाता है
स्पर्मेटोजोआ। किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ। इसी स्पर्मेटोजोआ को क्या कहा जाता है? स्पर्म सेल। क्या कहते हैं इसको? स्पर्म सेल। तो यहाँ याद रखना है, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, देन स्पर्म। तो अब क्या बन गया? अब आपके पास बन गया स्पर्म। अब दो एक चीज जो मैंने पहले कहा कि स्पर्मेटिड और स्पर्म, इनमें क्या फर्क है? स्पर्मेटिड ये नॉन मोटाइल कंडीशन है, इसमें वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ ये मूवेबल कंडीशन है। स्पर्मेटिड में क्या होता है? स्पर्मेटिड में इसके पास होती है गोल्जी बॉडी। स्पर्मेटिड में इसके पास क्या होती है? गोल्जी बॉडी। और स्पर्मेटोजोआ कंडीशन में इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एक्रोजोम। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पर्मेटोजोआ अलग चीज है, स्पर्मेटिड अलग चीज है। देन बच्चों इसके बाद क्या होता है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद स्पर्म बन जाएंगे, और स्पर्म के बाद ये यहाँ पर स्पर्म बन गए। स्पर्म बनने के बाद क्या होगा? जितने भी स्पर्म है, इन स्पर्म के अंदर, स्पर्म के जो सर है इसके अंदर बनेगा स्पर्म हेड। उसके अंदर क्या बनेगा? स्पर्म हेड। तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से स्पर्म बन गया। अब जो हेड है उसका, वो सर बन गया। अब वो सर जाके किसके साथ अटैच हो जाएगा? सर्टोली सेल। किसके साथ अटैच हो जाएगा? सर्टोली सेल। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया है, जब हमने नर तौलीदी निज़ाम पढ़ा था कि दो टाइप के सेल हैं, एक है नर जर्म सेल और एक है सर्टोली सेल। तो नर जर्म सेल से क्या बन गया? यहाँ पर स्पर्म। जैसे ही वो स्पर्म बन गया तो वो कहाँ जाके अटैच हो जाएगा? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल में जाकर वो क्या करेगा? वो जाके वहां पर करेगा स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन के जरिए क्या होगा? वहां पर कौन सा प्रोसेस होगा? स्पर्मिएशन। और स्पर्मिएशन के जरिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर स्पर्म को छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्ड्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट है, तो कंफ्यूजन होने के चांसेस यहाँ पर है। इसलिए कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, इनको लिख लीजिए। स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। तो ये डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज हैं। इनको समझने के लिए इनको आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद इनको समझना पड़ेगा कि एक एक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया है कि किस तरह से टेस्टिस के अंदर ये पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के इस अमल में सबसे पहले क्या हो गया? स्पर्मेटोगोनिया। फिर उसके बाद क्या बना? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर क्या बना? स्पर्मेटिड। उसके बाद आखिर में, सबसे आखिर में क्या बनता है? स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटोगोआ है, इसकी कंडीशन कैसी होती है? डाइप्लॉइड, 2n कंडीशन होती है। लेकिन जब माइटोसिस होता है तो इससे क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और उनकी भी कंडीशन क्या होती है? 2n। उनमें भी डिप्लॉइड कंडीशन होती है। फिर इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस फर्स्ट, और इस मियोसिस फर्स्ट की वजह से बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होती है मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होने के बाद वहां पर बनते हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड के अंदर होता है डिफरेंशिएशन। यही बात मैंने पहले बताया है कि स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में क्या फर्क है। स्पर्मेटिड के अंदर होते हैं गोल्जी बॉडी, स्पर्मेटिड के अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप के माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जब वो स्पर्मेटोजोआ बनना शुरू होता है तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। उसी डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को हमने कहा स्पर्मियोजेनेसिस। गोल्जी बॉडी कन्वर्ट हो जाएंगे एक्रोजोमल सैक में। एक्रोजोमल सैक आगे चल के क्या करेगा? स्पर्म की हेल्प करेगा। जब वो एग के अंदर घुसेगा, अंडे के अंदर घुसने की कोशिश करेगा, इसलिए इसको याद रखिए। तो स्पर्मेटिड में कंडीशन क्या है? स्पर्मेटिड में कंडीशन है हैप्लॉइड कंडीशन, 1n, मतलब सिर्फ 23 क्रोमोसोम है। उसके बाद डिफरेंशिएशन का अमल होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। और स्पर्मेटोजोआ के अंदर भी क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? 23। यानी वहां पर भी कंडीशन कौन सी है? हैप्लॉइड। और इस हैप्लॉइड कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 1n, या सिर्फ सिंगल। फिर यहाँ पर एक और अहम चीज याद रखना है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है, ये अंसीय में कब स्टार्ट होता है? अंसीय में इसकी शुरुआत कब होती है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस का ये जो अमल है ये बलूगत में होता है।
और स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल की वजह से क्या बनता है, स्पर्मेटिड, फिर उसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होता है और नर बलूगत की अमल को पहुंचने वाला होता है, तब वहां पर अंशीय वहां पर रिलीज होते हैं, वहां पर हार्मोन रिलीज होते हैं। वो हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं, वो हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये हमारे बॉडी का ब्रेन का एक पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये गुदूद का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। तो जब नर बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तब उनके जिस्म में इफराज होता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से उनके अंदर चेंजेस होते हैं और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, बलूगत की अमल को। इन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को दूसरा नाम है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। इनका नाम क्या है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल बलूगत की अमल में या बलूगत की उम्र में क्यों स्टार्ट होता है। इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि बलूगत की उम्र को जब वो पहुंचता है तब हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज होते हैं, और उन हाइपोथैलेमिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हम आगे चल के ये रिलीजिंग हार्मोन क्या वर्ड है इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है तो ये जाके एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी गुदूद को। कहाँ जाके एक्टिवेट करता है, पिट्यूटरी गुदूद। तो हाइपोथैलेमस के साथ ही पिट्यूटरी गुदूद अटैच होते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी गुदूद को स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी गुलेट को मोटिवेट करेगा कि पिट्यूटरी गुदूद क्या करे, दो हार्मोन प्रोड्यूस करे, और उन दो हार्मोन को कहा जाता है गोनाडोट्रोपिन्स। क्या कहा जाता है उनको, गोनाडोट्रोपिन। एक गोनाडोट्रोपिन है उसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक गोनाडोट्रोपिन है उसका नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और दूसरा जो गोनाडोट्रोपिन है उसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अंशीय के अंदर क्या, यहाँ क्या हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन को इफराज कर रहा है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों भी हार्मोन पहुंचेंगे टेस्टिस के पास। ये दोनों भी हार्मोन कहाँ पहुंचेंगे, ये दोनों भी हार्मोन पहुंचेंगे टेस्टिस के पास। और टेस्टिस के पास पहुंच के ये देखिए, ये LH और ये FSH गोनाडोट्रोपिन ये कहाँ पर आ गए, ये आ गए टेस्टिस के पास। जब ये टेस्टिस के पास पहुंचेंगे तो इनमें से LH, याद रखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि जो LH है, LH टेस्टिस को एक्टिवेट करता है कि वो क्या करे, वो प्रोड्यूस करे एंड्रोजन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करे, एंड्रोजन हार्मोन। क्या करें, एंड्रोजन हार्मोन। और एंड्रोजन हार्मोन बनाना है और एंड्रोजन हार्मोन का इफराज करना है। ये एंड्रोजन क्या करेगा, ये एंड्रोजन जाके स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल को बढ़ा देगा, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अमल को तेज कर देगा। तो यहाँ याद रखिए, हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज हुआ, उसने जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया LH ने जाके टेस्टिस को सिग्नल किया, टेस्टिस ने एंड्रोजन बनाना शुरू किया, एंड्रोजन की वजह से उस टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल हो रहा है, यानी स्पर्म बनाने का अमल हो रहा है। हो क्या रहा है, तेज हो गया है, बढ़ गया है, अब वहां पर स्पर्म ज्यादा प्रोड्यूस होगा। फिर FSH क्या करेगा, तो FSH क्या करेगा, ये जाएगा और ये एक्टिवेट करेगा सर्टोली सेल को। ये किसको एक्टिवेट करेगा, सर्टोली सेल्स को। और कुछ जगह पर सर्टोली सेल के सीक्रीशन तेज हो जाएगा, और तेज होने की वजह से वहां पर होगा स्पर्मियोजेनेसिस। कौन सा अमल होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये FSH कौन सा प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, FSH रिस्पॉन्सिबल है स्पर्मियोजेनेसिस। समझ लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल में। और LH की वजह से क्या रिलीज हो रहा है, एंड्रोजन, और एंड्रोजन की वजह से क्या हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल बढ़ गया। यानी पहले FSH फिर LH,
FSH की वजह से क्या हो रहा है, जितने भी स्पर्मेटिड बने थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जितने भी स्पर्मेटिड बने थे, उन स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन कौन करवा रहा है, FSH। फिर स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजोआ का प्रोडक्शन, ये कौन करवा रहा है, LH। तो ये दो अलग अलग हार्मोन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस को रन करते हैं। इनको समझिए, अगर ये नहीं समझ में आता है तो मुझको कमेंट करिए, मुझको पूछिए, मैं आपको इसका आंसर और दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, एक और वीडियो बना के आपको इस पर समझाऊंगा।